Welcome students, myself Dr. Mohak Agarwal and welcome to my channel ABG के ऑनलाइन। तो बच्चों, आज आपका ये नीट निर्माण बैच का डे 1 है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बैच को थोड़ा सिंसियरली लेंगे। इस बैच में मैं आप लोगों को पहले ही अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हम लोग आपको प्रॉपर कंटेंट फॉर नीट 2026 प्रोवाइड कराने जाएंगे, जिसके थ्रू आप लोग अपने नीट 2026 की प्रिपरेशन को बहुत सॉलिड तरीके से तैयार कर पाए। तो बच्चों, कंटेंट प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बट सिंसियरली उसको आपको नोट डाउन करने का, फॉलो अप करना, वो जिम्मेदारी आपकी है। क्लियर है? तो इस बैच में आप लोगों को हमारी टीम तीनों सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएगी। जैसे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आ रखे हैं, मैसेजेस भी आ रखे हैं कि सर 2 घंटे में हम लोग कैसे कवर करेंगे। उसकी आप फिक्र मत कीजिएगा, वो सारी जिम्मेदारी मेरी टीम की और मेरी है। हम आपको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, बस उन चीजों को गौर से आप लोगों को तैयार करना है। तो आज डे 1 में हम लोग सबसे पहले अपना सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने जाएंगे दैट इज केमिस्ट्री। तो इसमें मैं जो आज आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूं दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? तो प्लीज बच्चों, आप लोग कमेंट में थोड़ा सा मेरे को बता दें, जिससे मैं अपना इस सेशन को स्टार्ट करूं। क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है? कोई भी एक बच्चा कमेंट में बता दे मेरे को। चलिए, नाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पहला चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको केमिस्ट्री की फंडामेंटल्स क्लियर कराऊंगा, जो कि आपको थ्रू आउट दी केमिस्ट्री फॉर नीट 11th एंड 12th सिलेबस बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि इसमें हम एक्चुअल में मतलब पढ़ेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री और कहां पर ये डेली लाइफ में, हमारी साइंस में यूज आती है। क्लियर है? तो मैं चालू कर रहा हूं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को। सभी बच्चे ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे और अपनी उम्मीद करूंगा मैं नोटबुक लेके बैठे होंगे। रेफरेंस के लिए केवल एक ही बुक आप यूज करेंगे, एनसीईआरटी। ये आज मैं फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं। इसके अलावा किसी रेफरेंस बुक का आप यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन बैंक वगैरह वो मैं आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। ठीक है? एक्चुअल में केमिस्ट्री का मतलब क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है कि भाई किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं। केमिस्ट्री बेटा साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें मैटर के बारे में बताती है। एक्चुअल में आपने ये डेफिनेशन फिजिक्स में भी सुनी होगी, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जब मैटर की पता लगे तो वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में क्या जानते हैं? तो सुनिएगा डेफिनेशन ध्यान से। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं कि कोई भी मैटर है कैसे प्रिपेयर हुआ है। इसके अलावा उस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज इन द सेंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। किस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं यहां पे? केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड देन उस मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें मॉलिक्यूल है, एटम्स हैं, किस चीज से वो बना हुआ है, और अगर वो किसी प्रकार का मटेरियल है तो वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो जिस साइंस की हम ब्रांच में मैटर की ये टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, उसी साइंस की ब्रांच को हम नाम देते हैं केमिस्ट्री का। तो ये तो हम लोगों के हिसाब से डेफिनेशन हुई, बट जो हमारे रॉल्ड हॉफमैन थे, इनके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री क्या था? इन्होंने केमिस्ट्री को किस नजरिए से देखा था? बेटा सबका अलग अलग नजरिया है इस सब्जेक्ट को देखने का, ठीक है ना। तो रोल्ड हॉफमैन का जो नजरिया था केमिस्ट्री को देखने का, इन्होंने बात करी थी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पे। इन्होंने बात एक्चुअल में करी थी एलिमेंट एंड कंपाउंड पे। एक्चुअल में जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जो नहीं जानता मैं उसको बता देता हूं, हमारे पास इतने एलिमेंट्स होते हैं 118। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इतने प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो रोल्ड हॉफमैन ने इन्हीं एलिमेंट्स के बेसिस पे केमिस्ट्री को डिफाइन किया। तो सुनिए क्या बेहतरीन बात कही है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स
रोल्ड हॉफमैन ने बोला केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स की साइंस है और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब केमिस्ट्री का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स की साइंस और उन मॉलिक्यूल्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिस साइंस की ब्रांच में पढ़े जाते हैं उसे केमिस्ट्री बोला था रोल्ड हॉफमैन ने। इवन देन इन्होंने ये भी बोला इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम। इन्होंने बोला कि ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट केवल उन 100 या 118 एलिमेंट्स के बारे में नहीं है, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट उन मॉलिक्यूल्स के बारे में है जो इन 118 एलिमेंट्स की मदद से बनते हैं। क्लियर है बच्चों पार्टी? हाँ या ना? तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। ये तो बात हुई साइंटिफिक बेसिस पे और मैटर के अकॉर्डिंग। अब हम और अपनी बात करते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री को किस नजरिए से देखते हैं। तो बेटा आप लोग जैसे 11th और 12th के लिए हो तो आप लोग केमिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, एज अ टॉपिक देखते हैं, एज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की तरह देखते हैं। तो एक्चुअल में ये कंसेप्ट केमिस्ट्री का ब्रांचेस में डिवाइडेड है आपके यहाँ, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ब्रांच अलग अलग हैं पर सब में हम पढ़ते वही हैं, मैटर के केमिकल नेचर के बारे में। किसके? मैटर के केमिकल नेचर के बारे में। हाँ या ना? मेरे ख्याल से यहां तक आप सभी को सारी बातें क्लियर होंगी। उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चले बच्चों आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के क्या क्या यूजेस आते हैं। केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है हमारे लिए कि जो हमें एज ए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री का बेटा डे टू डे लाइफ में और हमारी साइंस में बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप अपनी कॉमन डे लाइफ में देखेंगे बिना केमिस्ट्री के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हमारे डे टू डे लाइफ में हम इतनी सारी चीजें कंज्यूम करते हैं जिसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। हाँ या ना? जैसे कि आप अपनी किचन में जाइएगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है केमिस्ट्री का। अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना है तो अपनी किचन को आप जब तक देखोगे तब तक आपको हर जगह अपनी किचन में केमिस्ट्री दिखेगी। सबसे बेसिक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, आप खाना बनाते हैं, खाने बनाने के लिए हम नमक का यूज करते हैं। बिना नमक के तो खाना बेस्वाद हो जाता है भाई। नमक एक ऐसा चीज है जो हर डिश में डलती है, जिस डिश में ना हो नमक वो टेस्टलेस हो जाएगी। क्लियर है ना? तो नमक क्या है? केमिकल कंपाउंड ही तो है। हाँ या ना? तो सबसे बेसिक चीज जो आपकी किचन में पाई जाती है नमक, वो सब खुद में एक केमिकल कंपाउंड है। हाँ या ना? इसके अलावा नींबू मिलता है, लेमन जूस, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। इसके अलावा आपके किचन में जितने भी स्पाइसेस हैं सब में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सबसे सिंपल और चीज, एलपीजी गैस तो यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, चूल्हा तो जलाना पड़ेगा। बिना चूल्हे जलाए खाना कैसे पकाएंगे? तो वो एलपीजी गैस में क्या है? केमिकल कंपाउंड ही तो है ऑर्गेनिक के। हाँ या ना? तो हमारी जो किचन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा। बिना केमिस्ट्री के किचन नहीं चल सकती आपकी। हाँ या ना? तो भाई बेसिक डेली लाइफ की नीड ही केमिस्ट्री पूरी कर रही है। क्लियर है? तो हम उसी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के ऊपर डिस्कशन करने जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड डेली लाइफ। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया। अब यही केमिस्ट्री के प्रिंसिपल हम हर डाइवर्स एरिया में अप्लाई करते हैं। सबसे बेसिक वेदर पैटर्न्स, ये जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह होती है उसमें भी हम केमिस्ट्री की मदद लेते हैं। एग्रीकल्चर, भाई ये तो पूरा का पूरा केमिकल पे बेस्ड है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स सब क्या है? केमिकल्स ही हैं। और केमिस्ट्री नहीं होती तो ये सब नहीं मिल पाता हमें। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। मेडिसिन में हमने पढ़ा होगा, कभी आप केमिस्ट पे गए होगी, हमने पूछा कि सॉल्ट सेम है या नहीं है। केमिस्ट, आप कभी दवाई के पत्ते को उल्टा देखना, उस पे पीछे अलग अलग टाइप के केमिकल कंपाउंड्स लिखे होते हैं, तो केमिस्ट्री ही है वो भी। हाँ या ना? चले आगे। हेल्थ केयर, जितनी भी हेल्थ केयर मेडिसिन है वो सब केमिस्ट्री की देन है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, आपने सुना होगा सीमेंट फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्रीज, वो सब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स की वजह से ही सेटअप हो पाई हैं। और लास्ट सबसे खतरनाक यूज करते हैं केमिस्ट्री का वॉरफेयर में। जब कभी लड़ाई दंगे हो जाते हैं, जैसे अभी रिसेंट में आप लोग देख ही रहे हैं वर्ल्ड में कितने वॉर चल रहे हैं। हाँ या ना? मिसाइल छोड़ी जा रही है एक तरफ से दूसरी तरफ, एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं। वो सब किसने दिया है? केमिस्ट्री ने ही दिया है। अगर ये नहीं होती तो हमारे देश के पास और देशों के पास अपने खुद के वेपन्स नहीं होते। क्लियर है? तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री की ही देन है बेटा। किसकी देन है? केमिस्ट्री की। तो अब मैं
एक एक करके उन सेक्टर्स को ले रहा हूं जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स भी मैं साथ में एलैबोरेट करता चलूंगा। क्लियर है? देखिएगा, तो सबसे पहला एरिया जहां पे केमिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज एग्रीकल्चर। कौन सा कल्चर बेटा? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। भाई एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही हमारी दुनिया चल रही है। खाना नहीं मिलेगा भाई अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो, खाना नहीं मिलेगा अगर हम लोगों ने गेहूं नहीं उगाया, तो सारी चीजें एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो सुनिएगा, अब एग्रीकल्चर कैसे केमिस्ट्री पे डिपेंड है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला, फर्टिलाइजर्स का सिंथेसिस। फर्टिलाइजर्स केमिकल कंपाउंड है, केमिस्ट्री की मदद से बनाए जाते हैं। सबसे कॉमन फर्टिलाइजर आपने सुना होगा यूरिया। क्या सुना होगा? यूरिया। फॉर्मूला सब जानते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिएगा, NH2CO NH2। और ये एक प्रकार का फर्टिलाइजर होता है जिसकी मदद से हम क्रॉप की पैदावार को, क्रॉप यील्ड को इंप्रूव करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने में ये फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं। क्लियर है? सेकेंड, पेस्टिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स भी केमिस्ट्री की ही देन है। एग्जांपल देख लीजिएगा, DDT, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। क्या है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। क्लियर है? चलें, इसके अलावा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ग्लाइकोफॉस्फेट या ग्लाइफोजेट, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। ग्लाइकोफॉस्फेट बोलो या ग्लाइफोजेट बोलो, दोनों एक ही केमिकल कंपाउंड है और दोनों का काम पेस्टिसाइड का ही होता है। सॉरी, एक्चुअल में ये दोनों हर्बिसाइड होते हैं, नॉट पेस्टिसाइड्स। दीज टू आर हर्बिसाइड्स। क्लियर है? हाँ या ना? एंड दिस इज बोरिक एसिड। तो ये वही केमिकल्स हैं जो हम एग्रीकल्चर में खेती करने के टाइम पे यूज करते हैं। आपने सुना होगा कीटनाशक या फिर फर्टिलाइजर्स को हम लोग यूज करते हैं किसी क्रॉप की पैदावार बढ़ाने के लिए। तो ये सब केमिस्ट्री की ही देन है। चलें आगे, नेक्स्ट सेकेंड सेक्टर है ड्रग्स एंड हेल्थ केयर। बच्चा पार्टी, सेकेंड सेक्टर जो हमारा है दैट इज ड्रग्स एंड हेल्थ केयर। क्लियर है? हाँ या ना? इसमें हम लोग क्या बनाते हैं? बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स, ड्रग्स गलत इंटरप्रेट मत करना, ये मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है वर्ड। हाँ या ना? गलत मत समझना इस वर्ड को, ये मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़े इसे, ठीक है ना? सिंथेसिस ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन, जैसे कि इसको अलग लिखा जाता है बेटा, मैं लिख देता हूं, सिस्प्लैटिन। दिस इज सिस्प्लैटिन। कुछ रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, जो फ्रेशर्स हैं, न्यू है, वो शायद इसके बारे में नहीं जानते हो। सिस्प्लैटिन आपने एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक चैप्टर का एक एग्जांपल है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब वहां पे डिटेल में इसका डायग्राम तक आप लोगों को सिखाऊंगा मैं, ठीक है? सिस्प्लैटिन एक कंपाउंड होता है बेटा जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ टैक्सोल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। क्लियर है? मेरे ख्याल से पहला पॉइंट क्लियर होगा। सेकेंड, इसके अलावा केमिस्ट्री की मदद से हम एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, ट्रैंक्यूलाइजर्स बनाने में हेल्प मिलती है। क्लियर है? अब ये क्या है भाई? ये नाम तो लिख दिया, अब मीनिंग नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। एंटीबायोटिक्स ये ऐसे ड्रग्स हैं या ऐसी मेडिसिन हैं जो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में हेल्प करते हैं, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी हो गई है बॉडी में, तो हम एंटीबायोटिक खा के उस बीमारी से ट्रीटमेंट करा लेते हैं। एंटीसेप्टिक का भी यही काम है बच्चा पार्टी। ये दोनों का काम सेम है पर एप्लीकेशन अलग है। ये दोनों का काम करने का तरीका सेम है पर अप्लाई अलग अलग जगह किया जाता है। एंटीबायोटिक भी बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार के हमारी बॉडी को बचाती है, एंटीसेप्टिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार के हमारी बॉडी को बचाती है। डिफरेंस क्या है वो सुनिएगा। एंटीबायोटिक्स को हम इंजेस्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? हम लोग खाते हैं ना भाई एंटीबायोटिक, जैसे कभी कभी कुछ बीमारी हो गई पेट में, डॉक्टर दे देता है कि भाई एंटीबायोटिक खिलाओ, एलर्जी हो गई है बॉडी में, पेट में एलर्जी हो गई, XYZ, इंटेस्टाइन में हो गई, तो एंटीबायोटिक दी जाती है, तो वो हम इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। क्लियर है? जिससे वो हमारी बॉडी के अंदर जाके काम करे। पर एंटीसेप्टिक को कभी भी हम इंजेस्ट नहीं करते। एंटीसेप्टिक बॉडी पे सुपरफिशियली अप्लाई करते हैं। क्या कभी डिटॉल पिया है क्या? डिटॉल को कभी पिया थोड़ी जाता है, डिटॉल को सुपरफिशियली लगाया जाता है। कभी चोट लग गई तो हम लोग डिटॉल लगा लेते हैं, जिससे क्या इन्फेक्शन ना हो।
इन्फेक्शन कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने डिटॉल लगा दिया तो इन्फेक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिटॉल उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा। सेम चीज एंटीबायोटिक्स करते हैं, बस फर्क ये है एंटीबायोटिक्स बॉडी के अंदर वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है और एंटीसेप्टिक जो बॉडी के ऊपर आ जाएंगे जिनकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस है उनको मारते हैं। काम एक ही है, जगह एप्लीकेशन की दोनों की अलग है। क्लियर है बच्चा पार्टी? नेक्स्ट, एनाल्जेसिक्स। इनको हम अपनी भाषा में पेन किलर्स के नाम से जानते हैं। एनाल्जेसिक को हम अपनी भाषा में पेन किलर कहते हैं ना, दर्द की दवाई, दैट इज एनाल्जेसिक्स। क्लियर है? एंटीपायरेटिक्स, ये क्या है भाई? नई अजीब सी चीज है। एंटीपायरेटिक्स सबसे कॉमन दवाई है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो पर आपको पता ही नहीं है। बुखार उतारने वाली दवाई कालपोल, पैरासीटामोल्स, दैट आर एंटीपायरेटिक्स। इनसे बुखार उतरता है बेटा। बुखार उतारने वाली दवाई एंटीपायरेटिक्स। क्लियर है? पैरासीटामोल्स आते हैं इसमें। इसके अलावा लास्ट दैट इज कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। ये क्या है? ये होती है नींद की दवाइयां बेटा। कौन सी दवाइयां होती हैं ये? नींद की दवाई। जब कोई डिप्रेशन वगैरह में जैसे कोई गुजरता है तो डॉक्टर इन चीजों को रिकमेंड करता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? नींद की दवाइयां होती हैं, ठीक है ना? हाँ या ना? मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर होंगी आपकी। ड्रग्स एंड हेल्थ केयर, भाई यही चीजें यूज करते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में दवाइयों के तौर पे। क्लियर है? अब इनके अलावा हम लोग क्या, सिंथेटिक वाइटामिन, ये सब ड्रग एंड हेल्थ केयर में आता है। हेल्थ टॉनिक्स आपने सुना होगा, रिवाइटल, याकुल्ट, ये आपके बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल है। आपने सिंथेटिक वाइटामिन आपने सुना हो, कैल्शियम की गोलियां आती हैं, विटामिन डी की गोलियां आती हैं, इन सब की गोलियां मिलती है कि नहीं मिलती बाजार में? वो सब केमिकल्स ही हैं, केमिकल्स की मदद से ही बनाए गए हैं। और केमिकल्स भाई किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री नहीं होती तो ये दोनों नहीं होते, हाँ या ना? और ये नहीं होते तो बहुत दिक्कत होती है हम लोगों के लिए। चलें आगे। नेक्स्ट सेक्टर जिसमें केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्या? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्लियर है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन समझेंगे। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, किसमें बेटा? मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। आपने 10th क्लास मेरे ख्याल से किया होगा, उम्मीद रखूंगा सबसे। 10th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा मेटलर्जी के नाम से, जिसमें आपने मिनरल के बारे में पढ़ा होगा, ओर के बारे में पढ़ा होगा, और उस ओर से जब हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ा होगा, हाँ या ना? तो उसी एक्सट्रैक्शन की यहां पर बात हो रही है। तो मेटल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें केमिस्ट्री के लॉज और प्रिंसिपल्स ही काम करते हैं। इसके अलावा पेंट जो घरों में कराया दीवारों पे होता है, इनेमल्स, पॉलिश वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग, ये सब केमिकल्स ही होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सीमेंट भाई, जिसके बिना कोई भी बिल्डिंग तैयार ही नहीं हो सकती। सीमेंट जिसके बिना कोई भी बिल्डिंग तैयार ही नहीं हो सकती, या फिर बाकी के बिल्डिंग मटेरियल, सब कुछ केमिस्ट्री की ही देन है, हाँ या ना? और सबसे इंपॉर्टेंट अलॉयज। अलॉयज सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल्स के मिक्सचर को हम अलॉय का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चा पार्टी? अलॉय का। मेटल्स के मिक्सचर को हम अलॉय का नाम देते हैं, हाँ या ना? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है? चलो आगे में, कोई दिक्कत यहां तक? तो अलॉय क्या है? एक तरीके का मेटल्स का मिक्सचर है, हाँ या ना? चलो, ये सब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जिसमें केमिस्ट्री हेल्प करती है। क्लियर बच्चा पार्टी? चले नेक्स्ट, आगे मैं बढ़ता हूं। फोर्थ सेक्टर इज वॉरफेयर। कौन सा फेयर बेटा? वॉरफेयर। जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हमारे वाले नहीं कह रहा, जब देशों में लड़ाइयां हो जाती हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वेपन्स वगैरह जब यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव वगैरह काम आते हैं। हर बार ऐसा नहीं है कि वॉरफेयर में, लड़ाइयों में ये एक्सप्लोजिव काम आते हैं। एक्सप्लोजिव बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जाता है। जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज है, जब माइनिंग करते हैं लोग, उस प्रोसेस में भी एक्सप्लोजिव्स का यूज किया जाता है। तो वही मैं बताने जा रहा हूं। सिंथेसिस ऑफ पॉइजनस गैसेस। पुराने जमाने में जब वर्ल्ड वॉर वगैरह हुए थे बेटा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, उस टाइम पे हमने पॉइजनस गैसेस का बहुत ज्यादा यूज किया गया था जब वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो कुछ पॉइजनस गैसेस जो उस टाइम पे यूज करी गई थी, दैट वाज मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइड, ये थी। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक पॉइजनस गैसेस थी। अगर इनका मिसाइल छोड़ दिया जाए, पूरे के पूरे शहर में पड़ जाएंगे भाई। सोते रह जाओगे, रात को सोए, पता लगी सुबह उठे ही ना, हाँ या ना? तो इतनी पॉइजनस गैसेस थी। और ये सब केमिस्ट्री या केमिकल्स की मदद से ही बनाए, सामने केमिकल्स ही है ये सब जो लिखा हुआ है। एक और आपने बहुत बुरी ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, आपने सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से जो हुई थी, सबसे खतरनाक, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था हिंदुस्तान में, भोपाल गैस ट्रेजेडी। मूवी भी बनी आई थिंक उसके ऊपर, शायद वेब सीरीज बनी हुई है, बट वो इसी गैस की लीकेज की वजह से हुआ था।
बहुत लोग मरे थे बेचारे, ठीक है ना। तो वो सब केमिकल चीज है। चले नेक्स्ट, एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स भी बेटा केमिस्ट्री की ही देन है। एक्सप्लोजिव भी बच्चा पार्टी केमिस्ट्री की ही देन है, हाँ या ना। देखें कौन कौन से एक्सप्लोजिव जनरली आपको पढ़ने को मिलेंगे। टीएनजी मिलेगा पढ़ने को, टीएनटी मिलेगा पढ़ने को, टीएनबी मिलेगा पढ़ने को, पिक्रिक एसिड भी मिलेगा सभी को पढ़ने के लिए। क्लियर। अब फुल फॉर्म क्या है इन सब, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, सारा पढ़ाऊंगा डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं केवल मैं आपको। टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलुइन एंड टीएनबी इज ट्राई नाइट्रोबेंजीन। नाम है, ये सब याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। क्लियर है। एंड पिक्रिक एसिड ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है। उम्मीद करूंगा रिपीटर स्टूडेंट से उन लोगों को एटलीस्ट ये नाम तो सुने ही होंगे। नहीं पता स्ट्रक्चर्स, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने जाएंगे तब हमें ये सारी चीजें आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ में बताऊंगा। क्लियर है या नहीं। चलूं मैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा डेडली वेपन्स बनाने में भी बेटा केमिस्ट्री ने अपना रोल प्ले किया, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स। जितने भी खतरनाक मिसाइल्स में एटॉमिक बॉम्ब वगैरह हुए थे अटैक, वो सब केमिस्ट्री की ही देन थी। फिजिक्स का रोल था, मैं मना नहीं करूंगा, बट केमिस्ट्री के भी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये बॉम्ब को तैयार किया गया था। आपने सुना होगा एक केस हिरोशिमा नागासाकी का, हाँ या ना, एटॉमिक हमला हुआ था, वहां पर न्यूक्लियर वेपन यूज किए गए थे, तो वो सब यही होते हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, केमिस्ट्री कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोगों की लाइफ में और साइंस में। क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये तो बात हुई केमिस्ट्री क्या है, क्यों केमिस्ट्री को पढ़ना है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लॉस के ऊपर मैं बात करने जाऊंगा केमिस्ट्री के, जिसकी मदद आपको पूरे सब्जेक्ट में हेल्प करेगी, ठीक है। इन लॉस को हम नाम देते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चा पार्टी, ये वो लॉज हैं जिनके बेसिस पे पूरे केमिस्ट्री के रिएक्शंस, पूरे केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स काम करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। चलें। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अच्छा, तो बेटा दोनों लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा आपको ट्रांसलेट करने के लिए। नोट्स आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और हिंदी का प्रयोग करने के लिए। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा लेक्चर की तरफ ज्यादा ध्यान दें इन कंपैरिजन टू कमेंट्स। ठीक है ना बच्चों, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट्स क्लियर हो। थोड़ा आप सभी से रिक्वेस्ट है, लेक्चर के टाइम पे थोड़ा आप लोग लेक्चर पे ध्यान दें, ना कि कमेंट्स पे। ठीक है, सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। चलें देखें, हम बात करने जा रहे हैं अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो केमिस्ट्री के हर केमिकल रिएक्शन में आपकी हेल्प करने जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करीब करीब बेटा 5 लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने ये सुन भी रखे होंगे, बट मैं वापस से एक बार बता रहा हूं, तो समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो हम पहले लॉ पे आ रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन पे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझिएगा बात को, ये सिंपल सी एक लाइन बोलता है, ये सिंपल सा लॉ एक ही पॉइंट बोलता है, रिएक्शन होने से पहले का मास एंड किसी केमिकल रिएक्शन होने के बाद का मास बराबर रहता है। इसके अलावा इस लॉ में और कुछ नहीं है, केवल इतना ही बताया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं रिएक्शन N2 प्लस H2 फॉर्म्स अमोनिया। ये तो सब जानते होंगे मेरे ख्याल से रिएक्शन को, नहीं जानते तो मैं बैलेंस कर देता हूं। क्लियर है बच्चा पार्टी। देखे भाई, N2 प्लस 3H2 फॉर्म्स 2 अमोनिया, बैलेंस हो गई। अब मैं आपसे बस इतना कहूंगा, रिएक्शन समझ में आ गई आपको। रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, जानते हैं, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मैं लिख भी दे रहा हूं आपके लिए, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है आपका। ठीक है बच्चा पार्टी, कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है सब लोग ध्यान से देखें। ठीक है, हाँ या ना।
चले कोई दिक्कत नहीं, देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्शन होने से पहले जो हमारे पास प्रेजेंट है चीजें, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्शन जब हो गई, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए, तो जो चीज रिजल्ट बन के आए उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट। अब ये लॉ क्या कहता है भाई, ये लॉ तो अप्लाई करो सर, बिल्कुल कर रहे हैं आपके लिए, देखे जा रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैलकुलेट करें। मैं आप लोगों के लिए मास लिख देता हूं, अगर आप लोगों को एलिमेंट्स के मास नहीं पड़े तो। नाइट्रोजन का वेट होता है बेटा 14, हाइड्रोजन का वेट होता है 1। शुरुआत में बताऊंगा, केमिस्ट्री जैसे जैसे सेशन वाइज आगे बढ़ेगी मासेस आप लोगों को खुद याद करने पड़ेंगे। मैं बार बार सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा। अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीजें रट जानी चाहिए जबान पे। चले बच्चा पार्टी, नाइट्रोजन एटम का वेट ये लिखा, हाइड्रोजन का ये लिखा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकालें। एक नाइट्रोजन का 14, दो का कितना हो गया 28 ग्राम्स। क्लियर बच्चा पार्टी, हाँ या ना। हाइड्रोजन का वेट कैलकुलेट करें आप, किसका वेट कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन का निकालें बच्चा पार्टी। चेक करें, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का 2 और 3 मॉलिक्यूल है तो 3 2 जा 6 ग्राम। टोटल वेट निकालो भाई, हाँ या ना। टोटल वेट कैलकुलेट करो, टोटल वेट कैलकुलेट करो। सेम चीज आपको इस साइड करनी है। देखें भाई, NH3 का वेट, नाइट्रोजन का 14 प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता तो 3 हाइड्रोजन है तो 3, इस पूरे के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनटू 2, इनटू 2। चेक करें, क्लियर है, हाँ या ना, देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो आप चेक करेंगे, वेट निकाल के देखिएगा। तो पहला वेट रिएक्शन होने से पहले इसको ऐड करेंगे तो ये आपका इक्वल्स टू आएगा 34 ग्राम। चेक करके देखो अपने आप, क्लियर बच्चा पार्टी। और आप इस वेट को ऐड ऑन करके निकालोगे तो ये भी आपका कितना आएगा बेटा, 34 ग्राम आएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्शन होने से पहले का वेट, रिएक्शन होने के बाद का वेट सेम रहता है। रिएक्शन होने से पहले का वेट और रिएक्शन होने के बाद का वेट हमेशा सेम चलता है। क्लियर है बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं आपके लिए नोट निकाल दे रहा हूं, एक बार रीड करके देख लीजिए आप लोग, सब लोग। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा रीड करके चेक करें। चलिए, उम्मीद करूंगा आप लोग पढ़ चुके होंगे अभी तक। चलें आगे बढ़ रहे हैं। अब एक नोट है इस लॉ के लिए। लॉ क्या, लॉ ने क्या बोला, रिएक्शन होने से पहले टोटल वेट और रिएक्शन होने के बाद का टोटल वेट सेम चलता है। एक और इक्वेशन है आपके लिए, जैसे ये भी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का वेट होता है बेटा 12 ग्राम, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वेट, कार्बन का वेट है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट है 16 ग्राम, याद रखना बेटा, हाँ या ना। तो एक कार्बन है तो 12 ग्राम, अब कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 16 2 जा 32 ग्राम। ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा आपके लिए, 44। ये तो हो गई रिएक्शन से पहले की कहानी। अब रिएक्शन के बाद की कहानी देख, CO2 फॉर्मूला, तो इसमें कार्बन का भी वेट ऐड करो प्लस 2 ऑक्सीजन का वेट ऐड करो, इसको भी ऐड करोगे तो सेम ही निकल के आएगा। यही समझा रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज रिएक्शन होने से पहले जो वेट आता है वही रिएक्शन होने के बाद का भी वेट होता है। क्लियर है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी। अब इस लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, लेवोजियर्स लॉ। इन्होंने ही दिया था, किस नाम से जानते हैं बेटा, लेवोजियर्स लॉ। चलें नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं एक नोट की, कि ये लॉ आज के टाइम पे थोड़ा सा फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि आइंस्टीन बाबा थे हमारे साथ, एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था E बराबर mc²। क्या, एनर्जी और मास का रिलेशन, E बराबर mc², एनर्जी और मास का रिलेशन, हाँ या ना, एनर्जी और मास का रिलेशन। इन्होंने ये बोला था कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उसमें केवल कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं हो सकता, केवल कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। इन्होंने बोला कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है तो वहां पर एनर्जी प्लस मास, इन दोनों को कंजर्व करते हैं, ये कंजर्व होता है। इन्होंने क्या बोला कि रिएक्शन में आप केवल मास को सोचो, मास कंजर्व रहे, कि पहले और बाद में मास हमेशा हर रिएक्शन में केमिकल की, केमिस्ट्री की सेम आए। तो कुछ कुछ रिएक्शंस में ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाता, जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं बेटा,
वो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। कौन सी रिएक्शंस? न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन फ्यूजन वगैरह बहुत टाइप की रिएक्शन, डिग्रेडेशन, अल्फा रेडियो एक्टिविटी, बीटा रेडियो एक्टिविटी, ऐसी रिएक्शंस भी आपकी केमिस्ट्री में आती हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, मास कंजर्व का केस नहीं चलता, वहां एनर्जी प्लस मास कंजर्वेशन का केस चलता है, जिसको किसने एक्सप्लेन किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने। क्लियर है? तो इन्होंने ये बोला कि रिएक्शन के दौरान नाइदर मास नॉर एनर्जी बट मास एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। इन्होंने ये बात बोली थी। केवल आप मास को लेकर चलोगे तो ऐसा बात सही नहीं है, मास प्लस एनर्जी दोनों एक साथ कंजर्व रहती है, नाइदर मास नॉर एनर्जी। एक एक केस में हम लोग अलग अलग कंसीडर नहीं करते कंजर्वेशन, दोनों को कंजर्व करना जरूरी है। बट आप इतनी टेंशन मत लीजिएगा, इतनी फिजिक्स नहीं आएगी केमिस्ट्री में आपके, आप केवल कंजर्वेशन ऑफ मास भी याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? चलें, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। क्या दे रखा है देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1.5, सॉरी नॉट 1.5, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा, यहां से स्टार्ट है, ध्यान से देखिएगा। 5 ग्राम से पढ़ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो आप लोग यहां से रीड करिएगा क्वेश्चन, मैंने मार्क कर दिया है। देखें क्या लिखा है। 5 ग्राम ऑफ C2H6 on complete combustion give 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर। अब C2H6 का नाम नहीं जानते तो मैं लिख देता हूं भाई, इथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चा पार्टी, जिसको नहीं पता चले कोई दिक्कत नहीं। देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 ग्राम इथेन को हम लोगों ने आग लगा दी, कंप्लीट कंबशन मतलब आग लगा दी। क्लियर है? हाँ या ना? चले देखें आगे बढ़ते हैं। शो दैट रिएक्शन ओबेज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चले कोई दिक्कत नहीं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करें, देखते हैं, चेक करेंगे भाई। अच्छा थोड़ा सा करेक्शन है, आई थिंक ऑक्सीजन सप्लाइड भी पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है नाइस। एक्चुअल में ये 5 नहीं दे रखा, 1.5 ही दे रखा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, देख ले। चले आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन हम खुद कैसे लिखेंगे, पहले आप इसका स्केलेटन लिखें। रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, बैलेंस करना सिखा रहा हूं आपको, जहां तक मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत तो आता होगा। C2H6 प्लस O2 फॉर्म्स CO2 प्लस वाटर। ये सबसे पहले स्केलेटन लिखा जाता है कंबशन का, ये कंबशन रिएक्शन का स्केलेटन है बेटा। अब इसकी बैलेंसिंग की बारी आ रही है, अब इसकी बैलेंसिंग की बारी है। तो आपको सबसे सिंपल रूल याद रखना है, सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो भाई। रिएक्शन से इधर कितने कार्बन है? 2, इधर लगा दो, कार्बन को बैलेंस करना है। मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कार्बन हो गए आपके। क्लियर है? नेक्स्ट हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन से पहले आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 6, इधर कितने हैं? 2, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। हिट एंड ट्रायल मेथड आपने 10th क्लास में सीखा होगा। क्लियर है? लास्ट स्टेप ऑक्सीजन को बैलेंस करने का है, दैट इज ये ऑक्सीजन कितने काउंट करें? 3 ऑक्सीजन तो ये रहे और 2 टू 4 ऑक्सीजन आपके इस साइड आ रहे हैं। हाँ या ना? मेरे ख्याल से यही आ रहा है। 3 तो ऑक्सीजन वाटर के आ गए आपके पास और 4 ये आ गए, तो 3 + 4 7 ऑक्सीजन हो गए। हाँ या ना? कितने हो गए बच्चा पार्टी? 7। अब यहां पर आप सोचोगे कैसे बैलेंस करेंगे 7 ऑक्सीजन, मैं लिख के दे रहा हूं, इधर कर दो आप 7/2, ये आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस 7/2। अब होल नंबर में क्रिएट करना है तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गई आपकी। एक्चुअल में ये बैलेंसिंग राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी रिएक्शन को, यहां पे 2 हो जाएगा, ये 7/2 का आपका 7 हो जाएगा, ये 2 का आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 3 का 6 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, रिडॉक्स वाले चैप्टर में आपको डिटेल में सिखाऊंगा सारे रूल्स। क्लियर है? अभी के लिए मेरे ख्याल से क्लियर होगी। चेक कर लो इस रिएक्शन को, चेक कर लो इस रिएक्शन को, हो गई बैलेंस। क्लियर है? बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चले देखते हैं अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई। अब पहले स्केलेटन लिखने के बाद आप नोट करेंगे इसके मोल्स। ये जो नंबर दे रखे हैं बच्चा पार्टी, किसी भी कंपाउंड से पहले जो नंबर दिए हुए होते हैं रिएक्शन में, ये मोल्स बताते हैं कि 2 मोल इथेन के आपके पास, 7 मोल ऑक्सीजन के आपके पास, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के आपके पास, 6 मोल वाटर के आपके पास। हाँ या ना? या फिर ये जो नंबर है आपको रिएक्ट करने का रेशियो बताता है कि कितने इथेन के मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे। यही आपको नंबर बताएगा कि 2 मॉलिक्यूल इथेन के 7 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट
करते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत है? तो ये रिएक्ट करने का रेशियो बताता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। चलिए अब इसी के रिएक्शन की मदद से हम निकालते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 ग्राम इथेन का कंबशन कराना है जिससे CO2 इतना बना, वाटर इतना बना। देखते हैं, चले तो पहले निकालते हैं कि स्टैंडर्ड में कितना करता है। 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, तो C2H6 का वेट निकालना है। तो मैं आपको कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, कार्बन का वेट बता दे रहा हूँ 12, ऑक्सीजन का बता दे रहा हूँ 16, हाइड्रोजन का बता दे रहा हूँ 1। तो आप हर मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते हैं। C2H6 का वेट निकालेंगे 24 + 6 इतना ही आएगा, हाँ या ना। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का बेटा 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 × 32, 12 और 32 ऐड करोगे 44 आएगा। वाटर का, हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 16 18 आएगा। क्लियर है? ये तो एक एक मॉलिक्यूल का वेट हुआ है। कितने तुम्हारे पास? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना वेट आएगा? 60। 7 का, कितने मॉलिक्यूल है? 7, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 224 इसका वेट आएगा। 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो 176 इसका आएगा। 6 मॉलिक्यूल है तो 6 का 18 में मल्टीप्लाई कर दो 108 ग्राम आएगा। ये एक्चुअल में इसके स्टैंडर्ड रिएक्ट करने का रेशियो है कि कितना मास इथेन का कितने मास ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कितना वाटर बनाएगा। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के आ गई। अब यूनिटरी मेथड लगा दो, आंसर बना दो। चलें, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इथेन का गिवन है ये, इथेन का कितना? 1.5 ग्राम। ऑक्सीजन का कहीं बताया है? नहीं, तो मैंने x ग्राम लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड बताया है 4.4 ग्राम लिख दिया, और वाटर बताया 2.7 ग्राम लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा तो ये जो मास का प्रोडक्ट एडिशन आएगा वो इसके मास के एडिशन के बराबर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर राइट है तो 1.5 + x विल बी इक्वल टू 4.4 + 2.7। हाँ या ना बच्चा पार्टी? ये आना चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकाले? यूनिटरी मेथड से। चेक करो भाई, रिएक्शन से पता लगेगा। 60 ग्राम इथेन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है? 224 ग्राम के साथ। तो 1.5 ग्राम कितने से करेगी? x से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x बराबर क्या आएगा? 224 × 1.5 / 60। हाँ या ना? यही आएगा सॉल्व होके। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 5.6 आ जाएगा। ये कितना आएगा बच्चा पार्टी? 5.6। कितना आएगा बेटा? 5.6। x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 5.6। वैल्यू रखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे, x विल बी 5.6 ग्राम। क्लियर है? तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो रिएक्शन से पहले भी 7.1 ग्राम आएगा, रिएक्शन के बाद भी 7.1 ग्राम ही आएगा। दैट्स इट। तो ये आपका पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल है, इजी है, कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना है कि रिएक्शन होने से पहले का वेट और रिएक्शन होने के बाद का वेट सेम एंड इक्वल आना चाहिए, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास माना जाएगा। दैट्स इट। कुछ नहीं करना था इसमें, ऑक्सीजन का वेट निकालना था, पहले ऐड करना और बाद में ऐड करना। दैट्स इट। और ऑक्सीजन का वेट निकालना है तो हमें ये पूरी राम कथा करनी पड़ेगी। हमें एक्चुअल में तो पता होना चाहिए ना कि कितना ग्राम इथेन कितने ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, तभी तो हम ये स्टैंडर्ड निकाल पाएंगे कि 1.5 ग्राम इथेन कितने ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर हम कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकाल ही नहीं पाएंगे। क्लियर है? हाँ या ना? मेरे ख्याल से आना चाहिए आपको ये। ठीक है, उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको मैंने 5 लॉ में से सबसे पहला लॉ पढ़ा दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने जाएंगे अबाउट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बच्चा पार्टी की इसकी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करूंगा इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आप लोग मेंशन करिएगा ग्रुप पे, आप लोगों को एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मैंने शायद आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे गूगल फॉर्म भी अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग जिसने फिल कर दिया है उनको एक ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें आप लोगों के डाउट्स, नोट्स, क्वेश्चन बैंक्स ये सब शेयर किए जाएंगे, जिससे आप लोगों का पता लग पाए मेरे को कि कितना आपको समझ में आया और आपकी क्या डे ऑन डे ग्रोथ हो रही है। ठीक है बच्चा पार्टी? तो उम्मीद करूंगा मैं आप लोगों को यहाँ तक इस सेशन को रोक रहे हैं हम। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे अबाउट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, दैट इज ऑफ बायोलॉजी। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी निकाल के रखें विद इन 1 मिनट।
आपसे बायोलॉजी वाले सर जानी मोहक सर ही मिलेंगे। क्लियर है। एक्चुअल में मैं बायो और केमिस्ट्री आपको दोनों सब्जेक्ट ट्रीट कराएंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी। क्लियर है बच्चों। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में जस्ट आफ्टर 1 मिनट ऑफ बायोलॉजी।